वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट ऑफ हिब्रियूज। जो हिब्रियूज थे ये कौन थे, इनके द्वारा इकोनॉमिक थॉट कैसे दिया गया, सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। हिब्रियूज एक तरीके से जो ज्यूइश होते हैं या फिर उनके यहूदी जो होते हैं इकोनॉमिक्स्ट, उनका एक ग्रुप था या उनका एक ऑर्गेनाइजेशन या उनकी कम्युनिटी थी। उन जो जितने भी ज्यूइश थे, जितने भी यहूदी थे, उनके एक ग्रुप और उनके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे। उन सब इकोनॉमिस्ट का एक व्यू पॉइंट है इकोनॉमिक थॉट बाय हिब्रियूज। हिब्रियूज एक तरीके से कम्युनिटी है या फिर हिब्रियूज ये कह लो कि जो ज्यूइश है उनकी कम्युनिटी है। तो एक तरीके से जो ज्यूइश पीपल है उन लोगों को यहाँ हिब्रियूज कहा गया है। हिब्रियूज के द्वारा आइडियाज़ दिए गए इकोनॉमिक्स, कौन कौन से आइडियाज़ इनके बारे में इनके द्वारा दिए गए हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे इंटरेस्ट पे आइडिया दिया गया, वैल्यू कैसे इंक्रीज़ करी जाए। एग्रीकल्चर पे इन्होंने आइडिया दिया, अपना प्रॉपर्टी पे आइडिया दिया, इन्होंने टैक्सेशन की पॉलिसी पे आइडिया दिया। तो हिब्रियूज वो एक तरीके से कम्युनिटी हो गई जो है ना, इन चीज़ों पे इन्होंने आइडिया दिया है। प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, इंटरेस्ट, इन पे इन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं। अगर बात करें फर्स्ट इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, किस तरीके से मनी क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो उसके बारे में हिब्रियूज ने यहाँ पे बताया है कि जो इंटरेस्ट है, पहली बात तो ये वर्ड इंटरेस्ट का यूज़ नहीं करते थे। द हिब्रू प्रॉफिट्स डिड नॉट यूज़ अ टर्म इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टर्म का इन्होंने यूज़ नहीं करा। ये जो अप्लाई है लॉ का, सिर्फ इन्होंने इस लॉ को बनाया है, इंटरेस्ट वाले लॉ को, लेकिन इंटरेस्ट वाले लॉ में इन्होंने इंटरेस्ट वर्ड का यूज़ नहीं करा। इतनी सी बात इन्होंने बताई है। क्या बताई है? लैंडिंग ऑफ मनी एट इंटरेस्ट टू स्ट्रेंजर्स वॉज अलाउड। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो मनी का लैंडिंग करा है इंटरेस्ट पे, वो एक जो स्ट्रेंजर है उसके लिए अलाउ है। ये कॉमन सी बात मानी जाती है कि किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को मनी दिया जाता है तो वहाँ पे उससे इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है। इनके द्वारा भी यही बताया गया कि जो मनी को लैंड करना है, मनी किसी व्यक्ति को देना है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन इन्होंने क्या बात कही है कि स्ट्रेंजर्स से चार्ज करना है ओनली। यहाँ पे जिस व्यक्ति को जानते हो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। इन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रेंजर्स से यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। जो भी मनी लैंड करेंगे वो एक अजनबी को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसको जानते नहीं हो, उससे यहाँ पे मनी लैंड करने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। सेकंड उन्होंने बताया हिब्रियूज जो है उन्होंने किस बात पे फोकस करा है, नॉट टू कलेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम पुअर पीपल बिकॉज पुअर द बोरो मनी मेनली फॉर कंजम्पशन पर्पस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी कि पुअर व्यक्ति से यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात नहीं कही गई है। जिस व्यक्ति को आप लैंड करो, मनी प्रोवाइड करो, अगर वो पुअर है तो उससे इंटरेस्ट नहीं लेना है। इस चीज़ के ऊपर हिब्रियूज जो थे उन्होंने इस बात को रखा है। और इनका मेन काम क्या था कि पुअर से इसलिए इंटरेस्ट गेट नहीं करना है क्योंकि पुअर जो होते हैं वो ओनली मनी का यूज़ खुद के खर्चों के लिए, कंजम्पशन पर्पस को पूरा करने के लिए लेता है। सो आइडिया ऑफ हिब्रियूज जो है इंटरेस्ट पे, वो जो है एकदम हिंदू थिंकर्स से कलेक्ट करता है, हिंदू थिंकर से रिलेट करता है। ये चीज़ इसमें बताई गई कि हिब्रियूज के जो आइडियाज़ है वो सिमिलरली हिंदू थिंकर से रिलेट करता है। ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी हिब्रियूज के इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट के बारे में कि हिब्रियूज जो है इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से यूज़ नहीं करते थे। हिब्रियूज जो थे इस लॉ को इन्होंने बताया हिब्रियूज ने कि जो लैंड करना है मनी को, वो स्ट्रेंजर को देना है बट और सबको देना है, लेकिन स्ट्रेंजर से इंटरेस्ट अलाउ करना है, इंटरेस्ट गेट करना है, मनी से आने वाला जो पैसा है वो गेट करना है, और पुअर जो लोग होंगे उनसे इंटरेस्ट नहीं लेना है। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है और इनके जो आइडियाज़ है बिल्कुल हिंदू जो थिंकर्स हैं उनसे मैच करता है। सेकंड प्राइस की थ्योरी दी है जस्ट प्राइस के नाम से। हिंदूज और जो हिब्रियूज है उन्होंने जो फॉल्स वेट एंड मेजर सिस्टम है उसका अगेंस्ट है। ये यहाँ पे बता रखा है कि वेट एंड मेज़र सही होना चाहिए, एडल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें सही हुई है। इन्होंने ये बताइए कि वेट एंड मेज़र जो है, वेट एंड मेज़रमेंट का सिस्टम है वो होना चाहिए, जैसे हमारे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इस चीज़ के अंदर वेट एक्सेक्ट्रा, इस चीज़ में वेट मेज़र है। उसी तरीके से इन्होंने बताया कि वेट
वेट मेजर का एक लॉ बनना चाहिए। दीज वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय अब्यूज, मोनोपोली एंड स्पेकुलेशन वर इवन मोर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और चीज़ क्या बता रखी है इन्होंने कि मोनोपोली स्पेकुलेशन जो है मार्केट में वो भी प्रोहिबिट होनी चाहिए। मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर नहीं होना चाहिए, और सिंगल सेलर वाला जो कंसेप्ट है उसको मना करा है इन्होंने। और स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट में जो गैम्बलिंग वाला प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग, पैसा लगाते हैं, तो उनका जो पैसा डूबने का जो नुकसान होने का जो खतरा रहता है उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बताया कि ये चीज़ें मार्केट में नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली और स्पेकुलेशन पे इन्होंने इतना ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि इनका मेन जो फोकस है वो है कि मार्केट के अंदर फ्री एंड फेयर ट्रेड चलता रहे, सही ट्रेड चलता रहे और फ्री ट्रेड चलता रहे। मार्केट की जो प्राइसेस है, मार्केट के अंदर जो किसी भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ की प्राइसेस है वो अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं हो, उसके ऊपर मोनोपोली नहीं हो, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बता रखा है। तो फेयर प्राइस की पॉलिसी को लेकर इन्होंने मोनोपोली और स्पेकुलेशन जैसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको प्रोहिबिट करने की मांग रखी गई है। इसके बाद क्या बता रखा है, इन्होंने ये बता रखा है दे वर ऑल्सो सीलिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ रिटेल शॉपकीपर विच कुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 16.2% प्रॉफिट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनका प्रॉफिट 16 जो कॉस्ट होती है उससे 16/3 यानी कि 16.75% यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 16/3 होना चाहिए। सो अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से 50/3% या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि 16.67% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी प्रॉफिट का मार्जिन है। एक्सपोर्ट की अगर इन्होंने बात करी है, एक्सपोर्ट में इन्होंने यही कहा है कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है फूड ग्रेन का वो स्कैरसिटी ऑफ फेमाइन में प्रोहिबिटेड होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने पॉइंट कहा है कि स्कैरसिटी ऑफ फेमाइन कि जब किसी रिसोर्स की कमी पड़ती है तो उसको स्कैरसिटी कहते हैं। फेमाइन हो जाए उस समय भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन वाज नॉट परमिटेड। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है कि एक्सपोर्ट के टाइम फूड ग्रेन तब प्रोहिबिट होनी चाहिए जब स्कैरसिटी या फिर कोई बीमारी आ गई हो, कोई ड्रॉट आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया, उस समय एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय फूड की ज़रूरत आम लोगों की नीड एंड वांट को पूरी करने के लिए होनी चाहिए। और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ही बताया कि जो वेट ऑफ मेज़रमेंट है और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है और रीजनेबल रेट ऑफ प्रॉफिट है उसमें जस्ट प्राइस का कंसेप्ट सही होना चाहिए, प्राइस का कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो इस चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया। तो 2-3 बात है जिनके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है कि प्राइस का मेज़रमेंट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राइस का कंसेप्ट है वो इन्होंने बिल्कुल हिंदू थिंकर्स से बिल्कुल फॉर्मुलेट करा है। और प्राइस की जो पॉलिसी बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट बताई है। इसके बाद बताया लेबर और वेजेस का कंसेप्ट बताया। लेबर और वेजेस के जो बारे में है कि लेबर है उनके साथ वेजेस उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हिब्रूज ने जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो उसके बारे में बताया। और प्राइड ऑफ प्लेस के बारे में भी इन्होंने बताया। एग्रीकल्चरल लेबर के ऊपर स्पेशली इन्होंने ध्यान दिया है। जो भी लेबर प्रॉब्लम है वो ख़त्म होनी चाहिए और देयर वाज नो लेबर प्रॉब्लम एज वी हैव दीज डेज। वेज वर्कर वर कॉमन, वेज वर्किंग सिस्टम कॉमन होना चाहिए और लेबर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो लेबर की जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हिब्रूज ने रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर इन्होंने बताया। एम्प्लॉय का रिलेशन जो वो सही होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, लेकिन इन्होंने रिलेशन के बारे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताया। इन्होंने जस्टिस की बात भी कही है। इन्होंने जस्टिस के बारे में बताया कि जस्टिस होना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। जो लेबर है उसके साथ सही वेजेस उसको दी जानी चाहिए जितना वो काम करता है। पेमेंट भी एक काइंड फॉर्म में होना चाहिए। पेमेंट यानी कि पेमेंट के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। पेमेंट सही तरीके से देना चाहिए। जो वेजेस है वो सही तरीके से लेबर को दी जानी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बताया है। तो हिब्रूज जो है उन्होंने लेबर और वेजेस में बताया कि लेबर और वेजेस का रिलेशन सही होना चाहिए, एम्प्लॉय का रिलेशन सही होना चाहिए और एक तरीके से जो लेबर है वो उसको पेमेंट जो है वो सही तरीके से दी जानी उसको चाहिए। तो इस चीज़ पे हिब्रू ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर के ऊपर लेकर इन्होंने बताइए कि एग्रीकल्चर की प्रेफरेंस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चरल सेक्टर
जो मार्केट में ये बताता है किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। सो हिब्यूस जो है उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। ऑल्दो ट्रेडिंग गिव्स ग्रेटर प्रॉफिट दे मे लॉस इन अ मोमेंट देयरफॉर नेवर हेजिटेट टू बाय लैंड। इस चीज़ पे भी इन्होंने ध्यान देने की बात कही है कि जो ट्रेडर्स होता है वो तरीके से काम करे, प्रॉफिट के लिए काम करे और लॉस होने पर काम ना करे। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात पे ध्यान दी है। और कभी भी लैंड ख़रीदने के ऊपर यहाँ पे हेजिटेट ना करे। लैंड ख़रीदने के ऊपर अपना जो पॉइंट है, अपना जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मनी है तो लैंड को परचेस करे और उस लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस करा है। सो ये क्या बात बताती है कि एग्रीकल्चर जो है वो सुप्रीम ऑक्यूपेशन होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चरल पर्सन का, क्योंकि या फिर जितने भी पर्सन है जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए। एट दैट टाइम द पर्पस ऑफ लॉ गिवर वॉज टू फिक्स द पीपल इन एग्रीकल्चरल लाइफ विच वॉज सेटल्ड वन। एग्रीकल्चरल लाइफ एक अच्छी होनी चाहिए और जो लॉ है एग्रीकल्चर के बने हुए वो भी एक ऐसे होने चाहिए जो एग्रीकल्चर लाइफ की इंपॉर्टेंस बताते हो। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्होंने, गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर भी बात कही है कि एग्रीकल्चर लॉ जो है, एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉ जो है वो ऐसे होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात कही है। देयर वाज अ टेंडेंसी ऑन द अदर हैंड टू डिसरिगार्ड ट्रेड एंड मर्सेंटाइल कम्युनिटी। इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया कि जो अदर हैंड पे अगर बात की जाए, अदर एंगल से देखा जाए कि जो भी ट्रेड चल रहा है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और जो कम्युनिटी है हमारी टर्शरी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, वो भी इसी चीज़ से चल रहे हैं। इनकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर तरीके से सही चलेगा तो इनका भी डेवलपमेंट होगा, सर्विस सेक्टर का प्लस सेकेंडरी सेक्टर का। इसके बाद इन्होंने मनी के बारे में बात कही गई है। मनी का जो कंसेप्ट इन्होंने बताया है कि स्टैम्प मनी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। रिव्यूज़ ने क्या कहा है, फंक्शंस ऑफ मनी जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी का रोल क्या है। मनी का रोल है कि एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मनी का रोल है वैल्यू मेज़र करने में हेल्प करता है। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि स्टैम्प मनी पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मनी का फंक्शंस जो है वो उसको समझना चाहिए जो लोग हैं, और मनी के फंक्शंस का प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ में इन्होंने बताया कि रिव्यूज सीम टू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। और इन्होंने ये बताया कि जो वीकली डे है उसमें एक रेस्ट होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, गुड लिविंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ इन्होंने बताई कि हर वीक के अंदर मनी को क्रिएट करने के ऊपर, मनी को जनरेट करने के ऊपर लोगों का काम होना चाहिए, बट वीक में एक ऐसा दिन होना चाहिए जो एक रेस्ट का हो, एक रिलैक्सेशन का हो, एक गुड लिविंग का हो। उस दिन यहाँ पे मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। It was enjoyed by the masters of the house and his family as well as slaves and the servants। तो यहाँ पे सबको, जैसे मास्टर होता है हाउस का, वो यहाँ पे उस दिन रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है। उसी तरीके से जो स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं या लेबर होते हैं या सर्वेंट होते हैं, उनको भी उस दिन आराम करने का मौका मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी पे इन्होंने बताया, प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से, मेन फॉर्म क्या है प्रॉपर्टी का, लैंड वॉज अ मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। वेल्थ वॉज मेजर्ड इन लैंड जाग। और पहले भी ऐसा होता था जब इनका टाइम था रिव्यूज़ का, इन्होंने बताया उस टाइम के अकॉर्डिंग कि जो वेल्थ है वो किससे मेजर होती थी। लोगों के पास जितना लैंड होता है उससे मेजर होती थी। जितने ज़्यादा स्लेव्स है, जितने ज़्यादा लैंड, जितने ज़्यादा टैलेंट्स उनके पास, जितने ज़्यादा सिल्वर्स है, अदर प्रीशियस मेटल्स है जैसे गोल्ड, डायमंड, तो जिनके पास जो ये ज़्यादा होता था वो यहाँ पे वेल्थ उनके अकॉर्डिंग मेजरमेंट होती थी। तो इन्होंने जो वेल्थ के बारे में बताया है अपने अकॉर्डिंग, व्यू पॉइंट इनका क्या है कि जो वेल्थ होनी चाहिए वो इस तरीके से मेज़र होनी चाहिए। जैसे लैंड जिसके पास ज़्यादा है वो, स्लेव्स यानी कि नौकर चाकर गुलाम ज़्यादा है, टैलेंट जिन वाले लोग ज़्यादा है, सिल्वर ज़्यादा है, प्रीशियस मेटल ज़्यादा है, वो यहाँ पे वेल्थी पर्सन माना जाएगा। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया है। तो एक तरीके से इन्होंने मनी को क्रिटिसाइज़ करा है। मनी को इन्होंने किससे कंपेयर करा है, यहाँ पे मनी को इन्होंने
जो वेल्थ पर्सन को किससे कंपेयर करा है इन्होंने, लैंड, स्लेव, टैलेंट, सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल से कंपेयर करा है। मनी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया कि मनी ज़्यादा होगा वो यहाँ पे रिच पर्सन या वेल्थी पर्सन होगा। इन्होंने ये बताया कि वेल्थी पर्सन वो होगा जिनके पास ये चीज़ें ज़्यादा होगी, लैंड, स्लेव, टैलेंट, सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल। इन्होंने ये भी बताया कि जो पर्सन ओनर है प्लॉट का या लैंड के ऊपर जो प्लॉट बना है, वो जितने रिसोर्स है लैंड के ऊपर उसका प्रॉपर्ली अगर यूज़ कर रहा है तो वो सरफेस ऑफ लैंड का प्रॉपर्ली एक ओनर कहा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि इस ओनर वही पर्सन होगा जो एक तरीके से जितने रिसोर्सेस है लैंड पे उसका प्रॉपर यूज़ कर रहा है और सरफेस ऑफ लैंड पे जितने रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज़ करके प्रोडक्टिविटी कर रहा है, वो ही ओनर ऑफ लैंड माना जाएगा। इन्होंने ये बताया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द फर्स्ट क्लेम ऑन प्रॉपर्टी वेंट टू एल्डेस्ट सन। अगर एक देखा जाए कि इनहेरिटेंस यानी कि जो जनरेट हो रही है वंशानुगत, यानी कि लोगों की जनरेशन से क्रिएट हो रहा है, इन्होंने यही बताया कि जो लैंड का ओनर है उसका नेक्स्ट ओनर उसका एल्डेस्ट सन होगा, देन देयर वाज नो सन इफ इट वेंट टू द डॉटर एंड इन द एब्सेंस ऑफ डॉटर इट माइट गो टू द क्लोज रिलेटिव लाइक ब्रदर्स, अंकल्स एक्सेट्रा। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ही बताया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर चले हैं ये कि फैमिली जनरेशन जो होती है उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्लेम मिलेगा। अगर एल्डेस्ट सन है तो उनको मिलेगा, एल्डेस्ट सन नहीं है किसी व्यक्ति का तो उसकी डॉटर को मिलेगा, डॉटर नहीं है एल्डेस्ट सन भी नहीं है तो उनके रिलेटिव लाइक ब्रदर, अंकल उनको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद बताया गया ट्रेड के बारे में। इन्होंने ट्रेड जो होता है वो उस समय जैसे अगर देखा जाए हिब्रूज के टाइम पे तो जो फूड ग्रेन्स था स्पेशली कॉर्न मार्केट में सोल्ड होता था, तो इन्होंने बताया कि और जो हिब्रूज थे वो क्राफ्टमैन और ये वीवर्स ये थे ज़्यादा, और जो वुमेंस थी वो क्या यूज़ करती थी, वूल एंड फ्लैक्स का काम करती थी, बुनने का, कढ़ाई करने का काम और ये सिलाई करने का काम करती थी। तो जो कॉमर्स था वो किंग सोलोमन के अंडर के उनके अंडर में था। जो एक तरीके से ट्रेड चलता था वो वहाँ के किंग के अकॉर्डिंग चलता था और ट्रेडिशनल था कि इस तरीके से जो मार्केट में क्राफ्टमैन होते हैं, मार्केट में हैंडीक्राफ्ट का गुड्स बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, वुमेन जो होती है वो सिलाई और कढ़ाई से बनी हुई चीज़ें बनाती है। तो इस चीज़ों के ऊपर इन्होंने बताया कि सक्सेसफुल जो लोग होते थे उनके पास लैंड होता था और जो लैंड है उस पर ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके वो ट्रेड अच्छा करते थे। बाकी के लोग के बारे में बताया कि इस तरीके से यूज़ करते थे अपना वर्क। तो ट्रेड के ऊपर भी इन्होंने ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन ट्रेड में इन्होंने ये बताया कि जो ट्रेड होता है वो प्रॉपर्ली इन तरीके से होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। टैक्स के बारे में इन्होंने बताया टैक्सेस डिड नॉट एग्जिस्ट इन द हिब्रू इकोनॉमी, लेबर सर्विस वाज यूटिलाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन of bridges, roads and other public utility services. Customs and toll tax were also collected. The toll tax was known as a tribute released from every male for the maintenance of temple. इस चीज़ के ऊपर इन्होंने दिया है कि टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, टैक्स सर्विस होना चाहिए। जैसे टोल टैक्स के ऊपर, जैसे इन्होंने बताया लेबर सर्विस के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के ऊपर होना चाहिए। और टोल टैक्स का जो यूज़ करा जाता है वो एक तरीके से मेंटेनेंस ऑफ टेंपल के लिए यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। टैक्सेस का लॉ इनके टाइम पीरियड में था नहीं, इस चीज़ को इन्होंने बताया। रिव्यू लॉ हेल्प द डिपेंडेंस, फादरलेस, विडोज, कॉर्नर्स, पोर्शन ऑफ द फील्ड एंड वाइन यार्ड्स, यानी कि जो अंगूरों के बाग लगाते हैं उनको वाइन यार्ड्स बोलते हैं। और जो जो अवेलेबल है ये सारी चीज़ें पुअर को अवेलेबल करानी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी है। तो टैक्स के बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इन्होंने ये बताया कि टैक्स का जो पॉलिसी वो एग्जिस्ट थी नहीं इनके टाइम में, और टैक्स अगर होते थे टोल टैक्स वगैरह तो ये टेम्पल्स के अंदर यूज़ करते थे। और हिब्रू जो लॉ है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बताया गया है कि फादरलेस जो लोग होते हैं, विडोज़ होती है, उन लोगों की हेल्प करने में इन्होंने अपना लॉ के बारे में उन चीज़ों को उनको हेल्प करने के लिए
उनको हेल्प करने के लिए ये पॉइंट बताए सारे कि जो भी हिब्रूज लॉ है वो पुअर पर्सन उनके फेवरेबल है, विडोज़, फादरलेस या जो छोटे मोटे काम करते हैं पुअर वगैरह उनके लिए बने गए फेवरेबल। तो एक तरीके से इन्होंने हिब्रूज ने कुछ ऐसे पॉइंट दिए, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, टैक्स, मनी, और इनके ऊपर इन्होंने अपने लॉ बनाया। उस लॉ के अंदर समझाया है कि इन चीज़ों की क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से होना चाहिए, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी वगैरह पे इन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। तो आज हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में इकोनॉमिक थॉट ऑफ हिब्रू के बारे में, ये हिब्रूज के बारे में।